फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। टॉपिक क्या बताया था कल? अंतःकर्षण के उद्देश्य। अंतःकर्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव और इंटरटिलेज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरटिलेज। अंतःकर्षण के उद्देश्य। अंतःकर्षण के उद्देश्य। अंतःकर्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं? नंबर 1 है खरपतवारों को नष्ट करना। खरपतवारों को नष्ट करना। खरपतवारों को कैसे नष्ट करेंगे? इंटरकल्चर। इंटरकल्चर का मतलब होता है क्या? निराई गुड़ाई। ठीक है, इनको कैसे ख़त्म करोगे आप? क्या होता है? इंटरकल्चर के द्वारा खरपतवारों को नष्ट करके मृदा में नमी को सुरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो क्या कर, वो जितनी ज़्यादा खेत में खरपतवार होंगे उतनी ज़्यादा उसकी नमी क्या होगी? बढ़ेगी नहीं, घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि वाष्प खींच लेगी और वाष्प उत्सर्जन द्वारा निकल जाती है। इसलिए कहते हैं कि इंटरकल्चर से खरपतवारों को नष्ट करना। यदि खरपतवारों को नष्ट करेंगे किससे? अंतःकर्षण से। इंटरकल्चर निराई गुड़ाई आदि से, तो उसमें हमारी एक तो पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता और दूसरा मृदा में नमी की मात्रा बनी रहती है। क्योंकि अगर खरपतवार हैं तो वो क्या करेंगे? पोषक तत्व भी अपनी ज़मीन से लेंगे, पौधों के साथ कंपटीशन करेंगे नहीं? तो जो पौधा खरपतवार नष्ट कर रहे हैं वो अपन को सीधा क्या है? फसल को मिलेगा। तो इसलिए क्या है? खरपतवारों को नष्ट करना। दूसरा है मृदा में वायु संचार को बढ़ाना। मृदा में वायु संचार बढ़ाना। मृदा में वायु संचार बढ़ाना। मृदा में वायु संचार कैसे बढ़ेगा? निराई गुड़ाई के द्वारा। अगर निराई गुड़ाई करेंगे तो क्या होगा? मृदा में वायु संचार बढ़ेगा और जब मृदा में वायु संचार बढ़ेगा जो लाभदायक जीवाणु उनकी संख्या भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और जो वायु संचार से क्या होगा कि पौधों की जड़ों की वृद्धि भी अच्छी होगी। और जब पौधों की जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी तो पौधा स्वस्थ रहेगा। ठीक है, लिख लोगे कि लिखवाएं? नंबर 1 में लिखो खरपतवारों को नष्ट करना। खड़ी फसल में विभिन्न खरपतवारों को नष्ट करके
खड़ी फसल में विभिन्न खरपतवारों को अंतःकर्षण के द्वारा नष्ट करके, अंतःकर्षण लिख लें, अंतःकर्षण के द्वारा नष्ट करके फसलों के लिए मृदा में नमी व पोषक तत्वों को बचाया जा सकता है या बचाया जाता है। लिख लिया। नेक्स्ट है मृदा में वायु, कहाँ रह गया बताओ हमें। खड़ी फसलों में विभिन्न खरपतवारों को नष्ट करके अंतःकर्षण के द्वारा नष्ट करके मृदा में नमी व पोषक तत्वों को बचाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, मृदा में वायु संचार बढ़ाना। मृदा में पाए जाने वाले अनेकों कृषि के लिए लाभदायक, मृदा में पाए जाने वाले अनेकों कृषि के लिए लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने के लिए लाभदायक जीवाणु की क्रियाओं को या क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने के लिए निराई गुड़ाई के द्वारा भूमि में वायु संचार को बनाए रखते हैं। वायु संचार को बनाए रखते हैं। लिख लिया। वायु संचार को बनाए रखते हैं जिससे पौधों की जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है। जिससे फसलों की जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है। नेक्स्ट कौन सा है आपका? मृदा नमी को सुरक्षित रखना। कल बताया था ना किस तरह सुरक्षित रखते हैं, कैसे अंतःकर्षण के द्वारा कैसे सुरक्षित रखेंगे। बोलो, अंतःकर्षण के द्वारा मृदा की नमी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं या कैसे सुरक्षित करेंगे? अरे निराई गुड़ाई करने से क्या होता है, जो उसकी रंध्र कोशिकाएं होती हैं वो अस्त व्यस्त हो जाती हैं, टूट जाती हैं। जब वो रंध्र कोशिकाएं या अस्त व्यस्त या टूट जाएंगी तो जो नीचे से पानी आ रहा है वो क्या होगा, वहीं रुक जाएगा, मृदा सतह पर नहीं आएगा। तो क्या नमी सुरक्षित रहेगी? नहीं रहेगी। और जो मिट्टी है वो पलवर का काम करती है। आई समझ में? लिखो, निकाई गुड़ाई करके रंध्र कोशिकाओं को
निकाई गुड़ाई करके रंध्र कोशिकाओं को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अस्त व्यस्त कर देते हैं। इस प्रकार से नीचे की सतह का जल ऊपरी सतह पर नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार नीचे की सतहों का जल ऊपरी सतह पर नहीं पहुंच पाता है। और मृदा जल वाष्पीकरण के द्वारा नष्ट नहीं हो पाता है। और मृदा जल वाष्पीकरण के द्वारा नष्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट लिखिए नंबर 4, कुछ फसलों में मिट्टी चढ़ाकर जैसे गन्ने आदि की फसल को नीचे गिरने से बचाया जा सकता है या बचाया जाता है। तथा आलू, चुकंदर, शलजम आदि फसलों में मिट्टी चढ़ाकर फसल के कंदों के आकार और संख्या में वृद्धि की जा सकती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, निकाई गुड़ाई के द्वारा वर्षा के उपरांत मृदा की ऊपरी सतह की पपड़ी तोड़ते हैं। हम नेक्स्ट लिख लीजिए भू परिष्करण से हानियाँ। भू परिष्करण से हानियाँ। जिस चीज़ के लाभ होंगे तो उसकी हानियाँ भी होंगी। नंबर 1 है मृदा क्षरण।
मृदा क्षरण। मृदा क्षरण कैसे होती है? जब हम खेत की बार बार जुताई करते हैं तो मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं? मिट्टी के कण छोटे और महीन हो जाते हैं। मिट्टी के कण एक दूसरे से इतने अलग हो जाते हैं कि वो हवा या वर्षा की बूंदों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ठीक है। कणों का आकार छोटा होने के कारण वो हवा में उड़ते हैं, जिससे मृदा की जो ऊपरी सतह उपजाऊ हो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। आई समझ में? लिखो, बार बार भू परिष्करण की क्रियाएं करने से मिट्टी के कण टूटकर आपस में दूर दूर हो जाते हैं। बार बार भू परिष्करण की क्रियाएं करने से मिट्टी के कण आपस में टूटकर दूर दूर हो जाते हैं। जिससे वायु व पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। महीन कण होने के कारण ये कण हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। जिससे मृदा की ऊपरी सतह के पोषक तत्व धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट है मृदा सतह का सघन बनाना। मृदा सतह का सघन बनाना। सघन का क्या मतलब है? सघन का मृदा सतह का सघन बनाना। जो मृदा की सतह है, हम बार बार जुताई करते हैं ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर है वो कोई भी लगाते, तो क्या वो एक निश्चित गहराई तक जुताई करता है। जिस निश्चित गहराई तक जुताई करे तो उसके जब जुताई करता है तो नीचे वाली सतह पर क्या होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो कड़ी होती है। ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि जब भू परिष्करण की क्रियाएं बार बार करते हैं तो मृदा की जो सतह है वो
कठोर हो जाती है। सघन का मतलब कठोर होती है। ये बार बार भूपरिवर्तन क्रियाएं करने से मृदा की सतह कठोर होती है, कठोर बन जाती है। ठीक है, लिख लो। बार बार ट्रैक्टर आदि से जुताई करने पर बार बार ट्रैक्टर आदि से जुताई करने पर मृदा सतह अधिक दब जाती है। मृदा सतह अधिक दब जाती है, अर्थात सघन हो जाती है, अर्थात सघन हो जाती है। जिसके कारण मृदा में जल धारण की क्षमता कम हो जाती है। जिसके कारण मृदा में जल धारण की क्षमता कम हो जाती है तथा मृदा में वायु संचार भी कम होता है, तथा मृदा में वायु संचार भी कम होता है। जैविक क्रियाओं पर प्रभाव। नेक्स्ट है जैविक क्रियाओं पर प्रभाव। पॉइंट है नेक्स्ट, जैविक क्रियाओं पर प्रभाव। जैविक क्रियाओं पर कैसे प्रभाव डालता है? जैविक क्रियाओं पर कैसे प्रभाव, जैसे वायु संचार कम हो जाता है। ठीक है भाई, जब नीचे की सतह कड़ी हो जाएगी तो फिर उसमें वायु संचार, नमी भी कम होगी, वायु संचार कम होगा। इसमें जैविक क्रियाएं बतानी है। ठीक है, पोषक तत्व भी नष्ट होंगे। कुछ तत्व जो जुताई करते हैं वो पोषक तत्व मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, तो ऑक्सीकरण के द्वारा वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ गैसें हैं जो पौधों के संपर्क में आती हैं, जैसे पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। वो भी जब वायु संचार नहीं हुआ तो उनकी क्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यही सब है उसमें। लिखो, मृदा की अनेक जैविक क्रियाओं पर मृदा वायु संचार कम होने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मृदा में खनिज व कार्बनिक पदार्थों में खनिज व कार्बनिक पदार्थों में होने वाली अनेकों ऑक्सीकरण की क्रियाएं
ऑक्सीकरण की क्रियाएं ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हो पाती हैं। बार बार जुताई करने से जैविक पदार्थ ऊपरी सतह में आकर ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा अनेकों तत्व नष्ट हो जाते हैं। ये आपका सीड एंड इट्स सोविंग हो गया था, बीज एवं उसकी बुवाई। अब ये चैप्टर नहीं हुआ। अच्छा, चलो हम नया टॉपिक कल से शुरू करेंगे। क्या टाइम हुआ अभी? नहीं आएंगे, फिर टॉपिक शुरू कर दें, बनवा दें इसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करो फिर। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आध घंटा हुआ, अब 1.5 घंटा और हो जाएगा, नया टॉपिक शुरू होगा तब। बीज एवं उसकी बुवाई। उसकी बुवाई। बीज एवं उसकी बुवाई। पहले तो सबसे पहले आपको ये जानना कि सीड क्या है, बीज किसे कहते हैं, बीज? बताओ, बीज किसे कहते हैं? बीज की जो है उपयोग और वनस्पति शास्त्र के आधार पर इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। किसके आधार पर? उपयोग और वनस्पति शास्त्र के अनुसार इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। नंबर 1 लिखिए, वनस्पति, बीज की वानस्पतिक परिभाषा। बीज की वानस्पतिक, बीज की वानस्पतिक परिभाषा। बीज की वानस्पतिक
परिभाषा। ठीक, तो इसमें वानस्पतिक परिभाषा में क्या है लिख लीजिए। भंडारण के निषेचन के उपरांत, भंडारण के निषेचन के उपरांत प्राप्त पदार्थ जिसमें एक प्रगुप्त भ्रूण संचित भोज्य पदार्थ तथा बीजावरण युक्त शरीर होता है, बीजावरण युक्त शरीर होता है। एवं अंकुरण की उपयुक्त परिस्थितियां मिलने पर, एवं अंकुरण की उपयुक्त परिस्थितियां मिलने पर एक स्वस्थ पौधे को जन्म दे सकता है, एक स्वस्थ पौधे को जन्म दे सकता है, बीज कहलाता है। बीज कहलाता है। नंबर दूसरी है सस्य वैज्ञानिक परिभाषा। सस्य वैज्ञानिक परिभाषा, सस्य वैज्ञानिक परिभाषा। ये तो थी बॉटनी के हिसाब से, अब है अपनी कृषि के हिसाब से। लिखिए, लैंगिक या वानस्पतिक, लैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धित, लैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धित बुवाई की सामग्री, बुवाई की सामग्री जो फसल बोने ऑब्लिक मतलब तिरछा डंडा, ऑब्लिक रोपने, फसल बोने ऑब्लिक रोपने के काम आती है, के काम आती है, जो कीट पतंगों एवं रोगों से मुक्त होती है, एवं बोने के बाद प्रति इकाई क्षेत्र पौधों को, प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की इच्छित संख्या देती है, इच्छित संख्या देती है, बीज कहलाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अच्छे बीज के गुण अथवा विशेषताएं, अच्छे बीज के गुण अथवा विशेषताएं।
हेडिंग डाल दी। अच्छे बीज के गुण एवं विशेषताएं। जो अच्छे बीज होते हैं उनमें क्या गुण होने चाहिए और उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अच्छे बीज के गुण एवं विशेषताएं। विशेषताएं, इसमें नंबर 1 आता है बीजों की भौतिक शुद्धता। बीजों की भौतिक शुद्धता। तो बीजों की भौतिक शुद्धता से मतलब है कि जो हमारा जो बीज है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जो उसमें दूसरी फसल के बीज नहीं होने चाहिए। दूसरी फसल के अलावा अगर हम गेहूँ बो रहे हैं, जिस किस्म का हम गेहूँ बो रहे हैं, मान लो हमने मालवीय गेहूँ बो रहे हैं, तो उसमें मालवीय का ही सीड हो, उसमें दूसरी गेहूं का ही दूसरी वैरायटी का सीड ना हो, उसमें कंकड़ बालू इत्यादि ना हो, उसमें खरपतवारों के बीज ना हो, वो रोगों और कीट पतंगों से मुक्त हो। तो क्या होगी हमारी बीजों की भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता में यही आएगा आपका क्या क्या बताया, खरपतवार के बीज ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो, अलग उसके अलावा कोई उसमें दूसरा बीज नहीं होना चाहिए, एक ही वैरायटी का बीज होना चाहिए, और रोगरोधी होना चाहिए। तो ये आपकी क्या हो गई, बीज की भौतिक शुद्धता। अगर ये चीज़ें उसमें नहीं है तो बीज अपना शुद्ध है। लिखिए, बीज अन्य फसल के बीजों व खरपतवारों से मुक्त होना चाहिए। बीज अन्य फसल के बीजों व खरपतवारों से मुक्त होना चाहिए। लाइन समझ में आई कि जो हमारा बीज है वो दूसरी फसल के बीजों और खरपतवारों से मुक्त हो। बीजों में कंकड़ पत्थर व मिट्टी के अवशेष, कंकड़ पत्थर, फसल के अवशेष, बीज में कंकड़ पत्थर, फसल के अवशेष, धूल व मिट्टी आदि के कण नहीं होने चाहिए। ठीक है। और उसमें अगर इसमें दूसरी फसल की अगर बीज मिल जाते हैं तो उनका पानी देने का समय, उनका खाद का समय, उनका कटाई का समय, वो क्या होता है, सब अलग हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। जब हमारा ना, ये बीज भी नष्ट नहीं होगा। बीज क्यों नष्ट होगा भाई, मिलावट हो जाएगी। यदि वही है कि अगर इसमें अगर दूसरी फसल के बीज मिल गए हैं
तो क्या होगा, उनके पकने का टाइमिंग अलग होगा। जो हमारी मुख्य फसल है उसके पकने का टाइम अलग होगा। हमारी मुख्य फसल के पानी देने का टाइमिंग अलग है, उसकी टाइमिंग अलग है। तो क्या होगा कि हमारी पैदावार में कमी आएगी और हमारा जो प्योर सीड है वो हमारी प्योरिटी नहीं रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है बीज की आनुवांशिक जातीय शुद्धता। बीज की आनुवांशिक जातीय शुद्धता। आनुवांशिकीय जातीय शुद्धता। आनुवांशिक का मतलब समझते हो, जेनेटिक, जो उसकी जेनेटिकल प्योरिटी है वो होनी चाहिए। ठीक। अब बीज की आनुवांशिक शुद्धता में क्या है कि हमें पूर्णतया भरोसा होना चाहिए कि हम जिस वैरायटी का बीज बो रहे हैं वो शुद्ध उसी वैरायटी का है कि नहीं है। प्रमाणित होना चाहिए, उसी जाति विशेष का होना चाहिए। यदि फसल में दो जातियों के बीज एक साथ मिले हैं, जैसे गेहूं में, गेहूं में दो वैरायटी मिली हैं, तो क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? क्या आप उन्हें अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही कह रहा है कि उनकी बाहर से पहचान नहीं की जा सकती और उनको अलग करना भी असंभव है। लिख लोगे कि लिखवा दें? लिख लो। किसी फसल की जिस जाति विशेष को हम बो रहे हैं, किसी फसल की जिस जाति विशेष को हम बो रहे हैं, हमें यह विश्वास व प्रमाणित होना चाहिए कि हमें यह विश्वास व प्रमाणित होना चाहिए कि बीज उसी जाति विशेष का है। यदि फसल की दो जातियों के बीज आपस में मिल जाते हैं, यदि फसल की दो जातियों के बीज आपस में मिल जाते हैं, तो उनको बाहर से पहचान कर अलग करना संभव नहीं होता है। लिख लिया? इस प्रकार से एक फसल की दो जातियों को अगर खेत में बो देते हैं, तो उनके बुवाई का समय
बुआई का समय, खाद एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताएं, खाद एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताएं, पकने का समय, गरम है, पकने का समय लिख लिया। विभिन्न प्रकार के रोग व कीट अवरोध क्षमता, खेत में पकने पर दाने आदि झड़ने, के गुण अलग अलग होते हैं। लिखिए नीचे, कुछ फसल के बीज संकरण का मतलब होता है हाइब्रिड। कुछ फसल के बीज संकरण की क्रिया से तैयार करते हैं। संकर बीज की बुवाई करने से अधिक उपज प्राप्त मिलती है। नेक्स्ट लिखिए, बीज का आकार, आकृति एवं रंग। बीज का आकार, आकृति एवं रंग। बीज का आकार, आकृति एवं रंग। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? बीज का आकार, आकृति एवं रंग। देखो लाइन में ही पूरा लिखा है जो है, बीज का आकार, आकृति एवं रंग। बता सकते हो क्या है? बीज का आकार, आकृति एवं रंग। बीज का आकार है, बीज का जो सीड बो रहे हैं, बीज उसका आकार एक होना चाहिए, उसकी आकृति एक होनी चाहिए, उसका रंग भी एक होना चाहिए। तो क्या है? बीज का आकार, आकृति एवं रंग। आगे समझ में? वही किसान जिस जाति का बीज बोना चाहता है उसकी आकृति, आकार एवं रंग
एक समान होना चाहिए। छोटे आकार जैसे अगर एक साइज़ के बीज नहीं है, देखा कुछ बड़े हैं बीज, कुछ छोटे हैं, कुछ मरगुल्ले हैं एकदम। तो जो छोटे बीज होते हैं उनका क्या है, जो अंकुरण तो उनमें होता है, लेकिन उनके पौधे क्या होते हैं, उनके पौधों का विकास नहीं होता है, वो पौधे कमज़ोर रहते हैं, कमज़ोर होते हैं। और जिससे क्या है कि अगर जब वो पौधे कमज़ोर रहेंगे, अगर बीज एक साइज़ का नहीं है, आकृति का नहीं है, तो छोटे बड़े बीज हैं, जो छोटे बीज हैं उनका पौधा जो है सर्वाइव नहीं करेगा, पौधा कमज़ोर रहेगा। जब पौधा कमज़ोर रहेगा तो उसमें फल और फूल की संख्या कम होगी, तो क्या होगा, तो उसमें किसान को क्या है, किसान का नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा कि फसल की उत्पादन है वो किसान को कम हो जाएगा, जिससे किसान का नुकसान होगा। ये कहते हैं बीज जब वो अच्छे बीज की विशेषताएं जो है कि बीज का आकार, आकृति एवं रंग एक समान होना चाहिए। यदि छोटे बीज हैं तो उनके पौधे कमज़ोर रहते हैं, ठीक है। मक्का के बीजों पर प्रयोग किया गया था, छोटे और बड़े बीजों पर, ठीक। जब मक्का के बड़े और छोटे बीजों का पर ट्रायल लगाया गया तो उसमें क्या हुआ है कि जब जर्मिनेशन हुआ, वो मेंडल ने प्रयोग किया था, वो दूसरा प्रयोग है, वो नहीं है, वो जेनेटिक्स में ना जाओ, वो जेनेटिक्स का है मेंडल का प्रयोग। हाँ, वो मेंडल का प्रयोग है, अभी जेनेटिक्स में आपको आएगा, अभी नहीं है। जो मक्के के दाने छोटे और बड़े दाने बोए गए, जो बड़े दाने थे उनके पौधे सुडौल और स्वस्थ थे, और जो छोटे दानों के बोए गए थे उनके पौधे कमज़ोर थे। जब उनमें फूल आने का समय हुआ तो जो पौधे कमज़ोर होंगे उनमें क्या होगा, उनमें फूल जल्दी आ जाएगा। कमज़ोर हैं और कमज़ोर फूल आएगा, और जो स्वस्थ पौधा रहता है उसमें समय से फूल आएगा, ठीक है। इसलिए बीज का आकार और आकृति एक समान होनी चाहिए, अच्छी बीज के गुण यही हैं। अब बीज में नमी की मात्रा, नेक्स्ट। बीज में नमी की मात्रा, अब बीज में नमी की मात्रा से आपका क्या तात्पर्य है, क्या उसमें समझ में आ रहा है? भाई बीज में अगर नमी पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में नमी है, तब तो बीज में अंकुरण होगा। यदि बीज अधिक सूख गया है तो उसका जो भ्रूण होता है वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। और यदि बीज में नमी की मात्रा अधिक है तो उसमें कवक या फंगस के द्वारा उसका भ्रूण नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या है, बीज में उचित नमी की मात्रा, पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ना अधिक और ना कम। लिख लो, बीज की अंकुरण क्षमता का, बीज की अंकुरण क्षमता का बीज में नमी की मात्रा से सीधा संबंध होता है। बीज में नमी की मात्रा से सीधा संबंध होता है। यदि बीज अधिक सूखा है तो
यदि बीज अधिक सूखा है तो बीज के अंदर उपस्थित सूखा है तो बीज के अंदर उपस्थित सूक्ष्म रूप भ्रूण सूक्ष्म रूप भ्रूण की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु हो सकती है। और यदि बीज में नमी की मात्रा अधिक है तो बीज पर अनेकों कवक व रोग लगने से बीज की अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। पकने की अवस्था में धान्य व सब्जियों के बीजों में धान्य का मतलब है धान्य का मतलब होता है सीरियल अनाजों से। धान अलग चीज़ है, जहाँ धान ना आ जाए वहाँ हाँ धान है अपना अनाजों से, ठीक है, अनाजों से है, अनाजों के, ठीक, सीरियल्स धान्य तथा सब्जी के बीजों में 30 से 40% नमी पाई जाती है। तथा भंडारण के लिए उसमें दस से 15% नमी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है बीज की परिपक्वता। बीज की परिपक्वता बीज की परिपक्वता का मतलब उसका पकना, ठीक है ना। तो बीज क्या होना चाहिए? अच्छा बीज वही है जिसकी कटाई बीज पकने पर की जाए। हाँ, जब उसमें नमी 30 से 40% हो तभी पौधों की कटाई, तभी फसल की कटाई की जाती है, तभी सीड अच्छा होता है। वही इसमें कह रहा है कि जब फसल दूधिया का मतलब मिल्किंग स्टेज, गेहूं की फसल है तो मिल्किंग स्टेज पे आती है,
मिल्किंग स्टेज के बाद उसका जब दूध गाढ़ा होता है फिर वो थोड़ा टाइट होती है, इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में जाती है सूखने की। यदि आपने मिल्किंग स्टेज में फसल काट ली दूधिया अवस्था में तो दाना क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, उसकी आकार आकृति और रंग सब बदल जाएगा और उसमें अंकुरण क्षमता नहीं होती है। सिकुड़ा हुआ, हाँ बस वही है। हाँ वही है, दूधिया या मुलायम अवस्था या गुप्तावस्था में अगर फसल को काट लें तो उसकी वो जो है उनमें अंकुरण क्षमता ना के बराबर होती है। इसलिए फसल को पूर्णतया परिपक्व होने पर ही फसल को काटना चाहिए। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जो मुलायम और दुग्धावस्था में फसल काटी गई और जो पूर्ण परिपक्व अवस्था में फसल काटी गई, इन दोनों को जब ट्रायल लगाया गया, एक मुलायम फसल काटने का और एक पूर्ण परिपक्व फसल का, तो क्या हुआ, जो हमारी पूर्ण परिपक्व फसल थी उसमें हमारा उत्पादन अधिक हुआ और जो उसमें मुलायम अवस्था में काटी थी उसका उत्पादन कम हुआ। ठीक है। और ज़्यादातर जो अपरिपक्व बीज होते हैं जो पक नहीं पाते हैं वो अंकुरित नहीं होते हैं। बहुत ही कम ऐसे बीज हैं जो अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरण क्षमता परिपक्व बीजों में ही अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका बीजों की अंकुरण क्षमता। हाँ इसी में है बीजों की अंकुरण क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बीजों की अंकुरण क्षमता। हैं, बता तो दिया सब, लिखवा दें? हैं, खेत से फसल जब दूधिया कौमा मुलायम अवस्था में काटी जाती है तो उससे प्राप्त होने वाले बीज पूर्णतया परिपक्व नहीं होते हैं। लिख लिया? जो फसल सख्त अवस्था में काटी जाती है या परिपक्व अवस्था में, सख्त लिख लो, सख्त या परिपक्व अवस्था में काटी जाती है उससे प्राप्त बीज परिपक्व होते हैं। अधिकांशतः अपरिपक्व बीज
अंकुरित नहीं होते हैं। जबकि परिपक्व बीज अंकुरण की उचित दशाएं मिलने पर अंकुरित हो जाते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट है आपका बीजों की अंकुरण क्षमता। नाम से ही ज्ञात हो रहा है बीजों की अंकुरण क्षमता। तो आपने देखो जब सीड बाहर खरीदते हैं तो उसमें टैग पे लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? लिखा रहता है कि कितनी % इसका जर्मिनेशन है। हाइब्रिड सीजन में वो लगा रहता है 99.9 99 लिखा रहता है। तो वही इसमें है बीजों की अंकुरण क्षमता, कि बीजों में अंकुरण क्षमता कैसी है। उसी अंकुरण क्षमता के आधार पर ही किसान निश्चित करता है कि हमें 1 हेक्टेयर में कितना सीड बोना है। ठीक है, यदि मान लो कि उसकी अंकुरण क्षमता 85% है, ठीक, और एक सीड की 99% है, तो सीड किस में कम लगेगा? जिसकी 99% जर्मिनेशन क्षमता है उसमें सीड की मात्रा कम लगेगी, और जिसमें 85% है तो उसमें हमें सीड की मात्रा को प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिए हमें मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। वही इसमें कहा जा रहा है, लिख लो। बीज की मात्रा प्रति इकाई क्षेत्र निश्चित करने के लिए, बीज की मात्रा प्रति इकाई क्षेत्र निश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि बीज की मात्रा प्रति इकाई क्षेत्र निश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि किसान जो बीज बो रहा है उसे उसकी अंकुरण क्षमता ज्ञात होनी चाहिए। किसान जो बीज बो रहा है उसे उसकी अंकुरण क्षमता ज्ञात होनी चाहिए। यदि बीजों की अंकुरण क्षमता ज्ञात किए बिना ही बीज खेत में बो दिए जाते हैं, तो उससे यह निश्चित नहीं होता है कि खेत में अंकुरण कैसा होगा।
बीज की अंकुरण क्षमता के आधार पर ही बीज की अंकुरण क्षमता के आधार पर ही बोने के लिए बीज का निर्धारण किया जा सकता है। क्षमता के आधार पर कैसा सेंटेंस पूरा बोलो। बीज की अंकुरण की क्षमता के आधार पर ही बीज की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अब इसका फार्मूला होता है अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरित पौधों की संख्या अंकुरित बीजों की संख्या, पौधे थोड़ी बीज हैं, अंकुरित बीजों की संख्या बटे परीक्षण के लिए लिए गए बीजों की संख्या गुणे 100। इससे क्या हम अपना अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं कि कितना उसमें बीज का अंकुरण। मान लो हमने 100 दाने लिए और उनको गीले कपड़े में भिगो के और ढक के रख दिए, ठीक है। अब उसमें हम 6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद देखेंगे कितने दानों में अंकुरण हो चुका है, ठीक है। 1 हफ्ते बाद देखा। अब जैसे मटर का है, मटर का ये है कि 1 हफ्ते में अंकुरण होने लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग होने लगता है अंकुरण। जब हम गीले कपड़े में रखते हैं तो उसमें मिट्टी में अलग चीज़ है, और जब गीले कपड़े में जैसे टाट का बोरा लेके दाने डाल दिए गीले बोरे पे, ऊपर से गीला बोरा ढक देते हैं, तो उसमें क्या है, हम जब देखते हैं कि कितने अंकुरण कितने दानों में हुआ है, ठीक। तो उन दानों की संख्या जो अंकुरण हो गए, जो अंकुरित दाने हैं, कितने दानों में अंकुरण हुआ उनकी संख्या बटे हमने कितने दाने लिए थे टेस्ट के लिए, वो उसके बटे और गुणे 100। तो उसमें हमारा अंकुरण प्रतिशत निकल आएगा कि इस सीड में कितनी अंकुरण क्षमता या कितने प्रतिशत अंकुरण की क्षमता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका और बुवाई के लिए हमें 90 से 100% अंकुरण वाला बीज ही सबसे उपयुक्त होता है, ठीक। लिख लो, बुवाई के लिए 90 से 100% अंकुरण वाला बीज ही सबसे अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी देखा होगा कि आपने जो बीज लिया है उसमें 95% अंकुरण क्षमता है, ठीक है। लेकिन जब आपने वो सीड बोया लेकिन 95% अंकुरण नहीं हुआ, अंकुरण कम हुआ, तो उसके क्या कारण हैं? तो उसके कारण लिख लो, ठीक। हेडिंग लिख लो, बीजों का कम अंकुरण
होने के कारण, बीजों का कम अंकुरण होने के कारण। लिख लिया? इसमें नंबर 1 लिखिए, अधिक गहराई पर बीजों की बुवाई होना। अधिक गहराई पर बीजों की बुवाई होना। ठीक है, यदि आप बीज को अधिक गहराई पर बो देंगे तो उसमें अंकुरण बाहर नहीं निकलता, तो वो क्या, वो अंकुरण नहीं माना जाता है। ठीक है। दूसरा है, खेत में नमी की मात्रा कम होना। खेत में नमी की मात्रा कम होना। यदि खेत में नमी कम होगी तो अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि नमी किस लिए आवश्यक है? जो बीज का बाह्य चूल होता है वो नमी को ऑब्जॉर्व करके बीज को फुलाता है, तो उसका जो उसमें बीज के अंदर जो भोज्य पदार्थ हैं वो एक्टिव होते हैं, तब वो नए पौधे को जन्म देते हैं। और जब बीज नमी कम होगी तो वो क्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट, भूमि में अंकुरण के लिए उचित ताप न होना। भूमि में अंकुरण के लिए उचित ताप का ना होना। ठीक है, उचित ताप, अगर टेम्परेचर उसको सही नहीं मिला है तो भी अंकुरण नहीं होगा। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश का उचित मात्रा में उपलब्ध न होना। सूर्य के प्रकाश का उचित मात्रा में उपलब्ध न होना। नेक्स्ट, मृदा में उचित वायु संचार न होने के कारण, मृदा में उचित वायु संचार न होने के कारण बीज सड़ जाते हैं। नेक्स्ट, खेत में ढेलों अथवा खरपतवारों के अवशेषों के कारण, खेत में ढेलों व खरपतवारों के अवशेषों के कारण बीज मृदा की संपर्क में नहीं आ पाता है, या बीज का पर्याप्त नमी से संपर्क नहीं हो पाता है, जिससे अंकुरण नहीं होता है। लास्ट आता है आपका बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता। क्या टाइम हो गया? बीज की जीवन क्षमता। ठीक, ये लास्ट पॉइंट है आपका। हाँ, लास्ट ये लिख लिया था, ये तो आपको लिखा ही गया है। अब है आपकी बीज की जीवन क्षमता।
जीवन क्षमता का मतलब है जो बीज में हमारे जो बीज में उपस्थित भ्रूण और जर्म प्लाज होते हैं वो किन्हीं कारणों से कट जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उनकी जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। वो तो नष्ट हो जाएगी। अगर उनका भ्रूण और जर्म प्लाज अगर नष्ट क्षतिग्रस्त हो गया, जब भ्रूण नहीं रहेगा तो अंकुरण कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो उनका जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। बीज के कट जाने, गल जाने या रोग के प्रभाव या भंडारण के दोष, इन सब कारणों से क्या उसकी जीवन क्षमता कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। बीजों को बोने से पहले उसकी जीवन क्षमता को ज्ञात कर लेना चाहिए, ठीक है। बीजन क्षमता को ज्ञात करने की विधियां हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर उसकी विधि बताएंगे। लिखो इसको। बीज में उपस्थित, थक गए हो अब लग रहा है, बस लास्ट है, इसके बाद फिर टेस्ट कल बताएंगे। बीज में उपस्थित भ्रूण अथवा जर्म प्लाज, बीज में उपस्थित भ्रूण अथवा जर्म प्लाज में यदि किन्हीं कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उनकी जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है, तो उनकी जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। बीज के कट जाने, कौमा गल जाने, कौमा रोग के प्रभाव या भंडारण के दोषपूर्ण तरीके के कारण बीज अपनी जीवन क्षमता नष्ट कर सकता है। बीजों को बोने से पहले उनकी जीवन क्षमता ज्ञात करना आवश्यक होता है। बीजों की जीवन क्षमता निम्न परीक्षण से ज्ञात करते हैं। बीजों की जीवन क्षमता निम्न परीक्षण से ज्ञात करते हैं। उस खाली परीक्षण का नाम लिख लो, टेट्राजोलियम क्लोराइड क्लोराइड परीक्षण। किससे टेस्ट करते हैं? टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण से।